हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु क्या है? इन संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो आज हम जानेंगे इस सवाल का जवाब सृष्टि उत्पत्ति क्रम में। इसको हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट में सृष्टि उत्पत्ति क्रम और सृष्टि क्रम, जिसमें अष्ट प्रकृति 16 विकार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे सांख्य ने 24 तत्वों को माना है, उसमें तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, जिसके 4 स्वरूप हैं: प्रकृति, विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति, इसके बारे में। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो प्रकृति पुरुष हैं, इनकी समानता और विपरीत लक्षण, यानी कि साधर्म्य और वैधर्म्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे नोट्स में कि कैसे सृष्टि उत्पत्ति क्रम बने हैं, और फिर एक एक तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सृष्टि उत्पत्ति क्रम में अव्यक्त बना, अव्यक्त से उत्पन्न हुआ महान, महान से उत्पन्न हुआ अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न हुए 3 गुण: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक और राजसिक से बने 11 इंद्रियें। आपको बता दें, 11 इंद्रिय में आते हैं 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन, जिसको उभय इंद्रिय भी कहते हैं। राजसिक और तामसिक से उत्पन्न होते हैं 5 तन्मात्राएं, और इन्हीं का स्थूल रूप होता है 5 महाभूत। ये 2 चीज़ें उत्पन्न होती हैं राजसिक और तामसिक से। ठीक है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर बात करें तो आयुर्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य और वैशेषिक दर्शन पर आधारित है, और इन्हीं के मत अनुसार विश्व के जो संपूर्ण पदार्थ हैं, उनकी उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति को माना गया है, जिसे अव्यक्त भी कहते हैं। और सांख्य मत अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों जब संयोग करते हैं तब सृष्टि का विकास होता है। ठीक है। आपको बता दें कि जो पुरुष है वो 25वां तत्व माना गया है, और प्रकृति को अव्यक्त से कोरिलेट करते हैं। ठीक है। अर्थात प्रकृति को ही अव्यक्त भी कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते, ये असमर्थ हैं। जब इनका संयोग होता है तभी सृष्टि का विकास होता है, और प्रकृति पुरुष के साथ जब संपर्क में आती है तो एक हलचल होता है या एक स्पंदन होता है। ठीक है। और इससे प्रकृति में स्थित जो त्रिगुण होते हैं वो साम्य अवस्था से विषम अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि न्यून अधिक कहने का मतलब है ऊपर नीचे, यानी कम ज़्यादा। इस तरह से वो अलग अलग परिमाण में मिल जाते हैं और अलग अलग गुणों वाले भावों की उत्पत्ति करते हैं। आपको बता दें, जो प्रकृति होती है वो जड़ होती है, पुरुष चेतन होता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सत्व, रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं, ये सभी साम्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब प्रकृति और पुरुष इन दोनों का संयोग होता है तब इन तीनों गुणों में विषम अवस्था से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो क्रियाशील रजोगुण क्रियाशील होती है, रजगुण का गुण है, ठीक है, ये सबसे पहले हलचल करता है, यानी कि स्पंदन करता है। इसके बाद सत्व और तम में स्पंदन होता है, और उसके बाद जो 3 गुण है वो न्यून अधिक मिलने से अलग अलग प्रकार के विषयों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो त्रिगुण हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, यानी विकार आ जाता है। विकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सभी विकार के ही नतीजे हैं। ठीक है। इसको मोक्ष में भी आप पढ़ेंगे कि कैसे ये जो विकार होते हैं जब पुरुष में कन्वर्जन होता है। खैर, मोक्ष बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आप विकार से यही समझ लीजिए कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर जो भी हम कोई भी चीज़ सीधे सीधे नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इंटरप्शंस आते हैं, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इन सभी को आप ऐसे रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया होगा कि अव्यक्त क्या है। अव्यक्त, जिसको मूल प्रकृति या प्रधान माना गया है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत जो कि जड़ प्रकृति का परिणाम है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अव्यक्त सत्व, रज और तम से युक्त होती है, और इस प्रकार अव्यक्त जो महान अहंकार और 5 तन्मात्राओं से युक्त है, ये ही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है, इसलिए इसको प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सृष्टि क्रम, जिसमें आता है अष्ट प्रकृति और षोडश विकार, जिसको 16 विकार भी कहेंगे। ठीक है। अष्ट प्रकृति में होता है अव्यक्त,
बुद्धि तत्व जिसको मैंने आपको बताया महत या महान भी कहते हैं। फिर वो आता है अहंकार, पंच सूक्ष्म महाभूत यानी कि पंच तन्मात्राएं, ठीक है, यानी कि माइन्यूट लेवल पे बात की जा रही है। तो अष्ट प्रकृति में ओवरऑल आप 4 चीज़ें समझते हैं, जैसे कि अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। अव्यक्त के बारे में हमने आपको बता दिया है। महत यानी कि बुद्धि, अहंकार जिसको स्वसत्ता भी कहते हैं, यानी कि जो खुद की पहचान को धारण करे उसको अहंकार कहते हैं, ठीक है। और जो पंच तन्मात्राएं हैं इसको पंच सूक्ष्म महाभूत से भी समझ सकते हैं। इसमें आता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब बात करते हैं 16 विकार की। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय। पंच महाभूत आप सभी को पता होगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी स्थूल रूप में होते हैं, ठीक है। और जो एकादश इंद्रिय होती हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन को उभय इंद्रिय भी कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, जो कि है तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। सांख्य ने 24 तत्वों को माना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 4 स्वरूप होते हैं, प्रकृति, विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति, ये 4 स्वरूप हैं। तो सबसे पहला स्वरूप है प्रकृति। प्रकृति होता है ये किसी से उत्पन्न नहीं होता है और किसी का कार्य नहीं है, किंतु सभी को उत्पन्न करने में कारण होता है, ठीक है। यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये नहीं पता है, लेकिन ये उत्पत्ति करने में सहायक होता है, ठीक है। ये संख्या में 1 होता है, नित्य होता है, इसको प्रधान कहते हैं और इसको अव्यक्त भी कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। अब दूसरा स्वरूप है विकृति। ये तत्व कार्य होते हैं किंतु कारण नहीं होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं लेकिन अन्य किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, और इनकी संख्या होती है 16। इसमें आते हैं आपके एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, 11 और 5 16, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 मन और पंच महाभूत, ठीक है। इनको विकृति कहा गया है, ठीक है। तीसरा स्वरूप है प्रकृति विकृति। ये तत्व कार्य और कारण दोनों होते हैं, यानी कि ये उत्पन्न भी होते हैं और उत्पन्न भी करते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या होती है 7 होती है, 7 संख्या, यानी कि जिसमें आते हैं महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा। महान 1, अहंकार 2 और पंच तन्मात्रा 5, 5 2 7, 7 हो गए टोटल। इनको प्रकृति इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उत्पन्न करते हैं, और विकृति इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विकार स्वरूप अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं चौथे स्वरूप के बारे में, न प्रकृति न विकृति। ये तत्व ना कार्य होता है और ना ही किसी को उत्पन्न करता है। ऐसा तत्व पुरुष है, ठीक है। पुरुष जो मैंने आपको बताया था 25वां तत्व है। ये संख्या में 1 है, इसको भी अव्यक्त मानते हैं और ये चेतन होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे तत्वों की वर्गीकरण की, जिसके 4 स्वरूप थे। अब बात कर लेते हैं हम प्रकृति और पुरुष के साधर्म्य और वैधर्म्य के बारे में, ठीक है। जो प्रकृति और पुरुष में समानता होती है कि ये दोनों ही अंत रहित हैं, यानी कि इनका कोई अंत नहीं है और ये आदि रहित हैं, इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। दोनों ही निराकार हैं, यानी इनके आकार रहित हैं, और दोनों नित्य हैं क्योंकि ये सर्वदा रहने वाले हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक श्रेष्ठ है, ठीक है। दोनों ही सर्वव्यापक हैं और विभु हैं। विभु कहने का तात्पर्य है कि बड़ा है, विशाल है। अब बात कर लेते हैं प्रकृति और पुरुष के वैधर्म्य, यानी कि उनके विपरीत लक्षणों के बारे में। तो जो प्रकृति होती है वो एक है, अचेतन है, त्रिगुणा है, बीज धर्मणी यानी कि उत्पादक शक्ति युक्त है, यानी उत्पादन करने के लिए सहायक है, प्रसव धर्मणी है, अमध्यस्थ धर्मणी है, यानी कि ये सुख और दुख दोनों को भोगती है। और अब बात कर लेते हैं पुरुष के बारे में। जो पुरुष है वो अनेक है, चेतन है, गुण रहित है, अबीज धर्म है, अप्रसव धर्म है, मध्यस्थ धर्म है, सुख दुख रहित है। इसको आप एक स्त्री और पुरुष से भी रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे कि प्रकृति को बता दिया गया है बीज धर्मणी है, यानी उत्पादक में सहायक है, लेकिन पुरुष अबीज धर्म है, ठीक है। तो ये था सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में। आई होप कि आपको सृष्टि उत्पत्ति क्रम अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।